मान रहीम। सो पेपर के अंदर आपके पास एक इस तरह के भी क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के अंदर होते हैं कि जिसमें आपको कहा जा रहा होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है उस पार्ट ऑफ स्पीच को जो कि यूज हुआ है, यानी आपने ये बताना होता है कि कौन सी चीज एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। सो नाउन क्या चीज होती है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, नाउन जो है वो पर्सन का, प्लेस का और या आपके पास किसी भी चीज का, जगह का नाम होता है। बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। वर्ब क्या होता है? एक्शन शो करता है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स जो हैं आपके पास नाउन को ऐसा वर्ड होता है कि जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, आप कह सकते हो, या प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है। सो एडजेक्टिव लाजमी नहीं है कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा, बल्कि वो आपके प्रोनाउन को भी कर सकते हैं। एडवर्ब क्या है? अगेन वो आपके जो वर्ब है, ठीक है, एक ऐसी वर्ड फ्रेज होती है कि जो कि क्या करती है कि किसी भी वर्ब का रिलेशनशिप जो है वो उसके साथ क्रिएट कर रहा होता है। तो एडवर्ब्स क्या है? वो वर्ब को डिफाइन कर रहे होंगे। एडजेक्टिव्स क्या है? वो किसी नाउन को हेल्प कर रहे होंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे। तो ये बेसिक सी बातें हैं, ये तीन चार चीजें जो हैं वो एक इस तरह के क्वेश्चन बैरियर के एंट्रेंस टेस्ट में होते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इस पार्ट ऑफ स्पीच को। तो वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, चूज द करेक्ट स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सो द ब्राइट लाइट हर्ट माई आईज। सो यहाँ पे अपने ब्राइट अंडरलाइंड है, ठीक है। सो आपने ब्राइट के बारे में बताना है कि ब्राइट जो है वो क्या चीज है, क्या वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। मैं एक को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी इसके फिर मैं आंसर जो है वो बताता जाऊंगा आपको। देखो, नाउन नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये एडजेक्टिव है, यस, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो है वो लाइट है, ठीक है ना। ऑफ अ थिंग की बात है, सो लाइट इज अ थिंग। सो लाइट यहाँ पे नाउन है, और ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि वो लाइट कैसी है, डिम है या ब्राइट है या हार्श थी लाइट, कैसी थी वो लाइट। सो दिस लाइट इज सुपर ब्राइट, सो हर्ट माई आईज, वो के ऊपर, उसके ऊपर। सो इट्स एन एडजेक्टिव। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रन स्विफ्टली टू कैच द बस। सो रनिंग हेयर इज, या रन हेयर इज अ वर्ब। सो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जो कैसे भाग रहा था, वो बड़ा तेजी से भाग रहा था। स्विफ्टली का क्या मतलब है? तेजी से भागना। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्ब। द राइट चॉइस देयर इज ऑप्शन डी, दैट इज एडवर्ब। The child loves to play in the garden. So it's a noun. Why it's a noun? Because it's a name of a person, place, or a thing. So garden is a name of a place. So बच्चा कहाँ पे खेल रहा था, कहाँ पे खेलना उसको पसंद है, तो उसको गार्डन में खेलना पसंद है। So this was easy peasy, so noun है। She laughed at the joke. सो लाफिंग हेयर, ये लॉफ्ट क्या है? यहाँ पे एक्शन बता रहा है। सो ये तो बड़ा सिंपल है, ये वर्ब होगा। द केक इज डिलिशियस। द केक इज डिलिशियस का मतलब क्या है कि आपके पास केक जो है वो नाउन है, उस नाउन की प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा यमी था, डिलिशियस था। सो इट्स एन एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की क्वालिटी जो है वो बता रहा है। ही क्विकली सॉल्व्ड द पजल। सो सॉल्विंग या सॉल्व क्या है? यहाँ पे वर्ब है, और ही जो है वो प्रोनाउन है। पजल जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो भी एक नाउन ही है यहाँ पे। तो क्विकली सॉल्व, सो सॉल्विंग के साथ उसका ताल्लुक है। क्विकली का मतलब क्या होगा? ये कि एडवर्ब है, वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। द टीम प्लेड वेल यस्टरडे। सो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, राइट। सो टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्रिकेट की टीम हो सकती है, फुटबॉल की हो सकती है, हॉकी की हो सकती है। सो द टीम प्लेड वेल, सो द टीम हेयर इज अ नाउन। तो क्वेश्चन नंबर 8, हर स्माइल लिट अप द रूम। तो उसकी मुस्कुराहट की वजह से कमरा जगमगा उठा। इसका मतलब तो वैसे बड़ा इस तरह का बनता है। सो यहाँ पे स्माइल जो है, वैसे आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये वर्ब है, बट वर्ब नहीं है, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, वो हर के साथ अटायर्ड है, प्रोनाउन के साथ अटायर्ड है। तो यहाँ पे वो क्या है आपके पास कि एज अ नाउन जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। ही सीम्स टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी। सो ही सीम्स टायर्ड। टायर्ड, ही जो है ही वॉज टायर्ड, एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है आपको कि जो नाउन ही है यहाँ पे, या जो प्रोनाउन यहाँ पे है, ठीक है, ही वॉज टायर्ड। शी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स। सो एडवर्ब है, इंटेंसिटी बता रहा है। शी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स। ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, ये यूजली सेंटेंसेस के अंदर एज एन एडवर्ब ही यूज हो रहे होते हैं। सो सिंपल इडियम्स वर इन द पेपर एज वेल, जो फेज 1 के भी पेपर्स हुए हैं। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई एक गुफ्तगू का स्टार्ट तो हो जाना, इनिशिएशन हो जाना, मतलब वो कहते हैं ना कि कोई उस तरह से रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन आप किसी के साथ बैठे हो या आप किसी के साथ कोई गुफ्तगू आपने स्टार्ट की है। सो ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद सम बड़ी विद सिटिंग विद यू, जिसको आप पहले शायद जानते नहीं हो, जिसके साथ आपका कोई कन्फ्लिक्ट था और अब आप उसको बात को स्टार्ट करा है आपने, कन्वर्सेशन को
इनिशिएट किया है। स्पिल द बीन, स्पिल द बीन का मतलब ये होता है कि जो कुछ किसी के पेट में बात टिकी हुई थी ना वो उसको बता दे। तो टू रिवील अ सीक्रेट यहाँ पे होगा, टू कुक बीन्स नहीं होगा, टू मेक अ मैस नहीं होगा, टू बी क्लमजी भी नहीं होगा। सो टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, किसी को कोई राज की बात बता देना, मतलब उसके कहते हैं ना कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं ठहरती, तो ये बिल्कुल वैसे है, टू स्पिल द बीन्स, यानी कि जो कुछ तुम्हारे पास सीक्रेट्स हैं उसको रिवील कर दो। पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग विच इज वेरी इजी। तो इसका मतलब डेजर्ट नहीं है, समथिंग ब्रोकन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है, सो इट्स एन इजी टास्क। सो इस टास्क इज वेरी इजी, वी कैन से इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। बर्निंग द मिड नाइट ऑयल, सो बर्निंग द मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है कि रात देर तक जो है आपने बैठ के कोई काम कर रहे हो, यानी हार्ड वर्क ड्यूरिंग लेट नाइट्स। सो वर्क लेट इन द नाइट, ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो बहुत ज्यादा शदीद किस्म की बारिश हो रही हो, हैवी रेन हो रही हो, तो आप उसको कहते हो कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो एक और तरह के क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आपके पास बैरिया के वर्बल एबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, दे द सेंटेंसेज हैं जिनको आपने रीअरेंज करना है, जिनको आपने रीशफल करना है, और करेक्ट जो सेंटेंस है वो बनाना है। तो और आपने जो वर्ड्स जो यूज करने होते हैं, ठीक है, वो वही यूज करने होते हैं कि जो कि आपके पास सेंटेंस में गिवन है। सो यू कैन नॉट ऐड अ वर्ड फ्रॉम योर सेल्फ। सो द प्लेज ब्यूटीफुली पियानो, शी, तो शी ब्यूटीफुली प्लेज द पियानो होगा, ब्यूटीफुली शी प्लेज द पियानो प्लेज होगा, शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली होगा, या आपके पास ये होगा प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली शी। सो शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली आपके पास, अगर आप इसको रियलाइन करते हो, सेंटेंस जो है वो आपके पास करेक्ट है, ठीक है। सो इन गार्डन फ्लावर्स द फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, ठीक है। तो फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, दो दा नहीं है, एक ही है। सो फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, ये तो मुझे बहुत इजी लगा, वन गो में पता चल गया। तो फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन आ जाएगा। ऑन रोड वॉज द वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड होगा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे चॉइस बन जाती है। तो इस तरह के इजी सेंटेंसेस होते हैं कि जिनको आपने रीशफल करना होता है, रीशफल करने के बाद आपने उनको उनका एक मीनिंग बनाना होता है, और मीनिंग बनाते हुए आपने देखना होता है कि उसमें एरर ना हो, उसका जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन समटाइम्स पेपर के अंदर आ जाते हैं वो क्या होते हैं कि आपके पास आइडेंटिफाई करना होता है कि जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो क्या है, वो कोई मेटाफर है, कोई सिमली है, या इस तरीके की कोई और रेलिवेंट चीज है। सो हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, सो क्या ये मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, या हाइपरबोले है इसको। इस पर जाने से पहले मैं एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ आप लोगों को। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपके पास पेपर के अंदर कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा होता है आपसे कि आपने ये बताना है कि कौन से लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज हुआ है, वो क्या कोई सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सेक्टर। सो समटाइम्स 1 to 2 एमसीक्यूज कैन बी रिलेटेड टू दिस। तो मैं पहले दोबारा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में इनको एक्सप्लेन किया है। मेटाफर क्या मतलब क्या होता है, मेटाफर का मतलब होता है कि आप दो चीज़ों को इस तरीके से आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हो, ठीक है, जो और उन दो चीज़ों का कर रहे होते हो कि जो आपस में अलाइक नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हिज हाउस वॉज नाउ हिज प्रिजन, ठीक है, तो उसका घर कोई प्रिजन तो नहीं है, बट मैंने कंपैरिजन किया। मेटाफर के अंदर क्या है, टू थिंग्स विच आर नॉट अलाइक, ठीक है, दे आर यूज टू डिस्क्राइब वन एन अदर, इट्स अ मेटाफर। सिमली क्या होता है, सिमली के अंदर क्या होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि नॉट अलाइक होती हैं उनके लिए आप लाइक का या एस का वर्ड यूज करते हो। मेटाफर में आप एक चीज़ को बिल्कुल दूसरी चीज़ करार दे देते हो, यानी जिस तरह आप उर्दू में इस्तारा कहते हो ना, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार दे देना। तशबीह क्या होता था, वो सिमली होती है आपके पास, कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि वो उसके जैसा है। सो यहाँ पे आप लाइक का वर्ड सिमली के अंदर यूज होता है, लाइक का वर्ड यूज होगा आपके पास, एस का वर्ड यूज होगा, इस तरीके के वर्ड जो है वो आपके पास यूज होते हैं। और फिर एक और लिटरेरी डिवाइस जो कि बैरियर के पेपर में पूछी जाती है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को आप कोई ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे देते हो। जिस तरह आप ये कहते हो कि द, जिस तरह वो अपने विलियम वर्डवर्थ की पोएम ऑलमोस्ट हर बोर्ड के अंदर ही होती है कि द डैफोडिल्स वर डांसिंग। तो डैफोडिल्स डांस तो नहीं करते, वो फ्लावर्स हैं, बट आपने उसको एक ह्यूमन प्रॉपर्टी दे दी है कि डांस करना जो है वो ह्यूमन की प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ जो है वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। सो मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन एंड सिम्बल्स का मैंने कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। कहते हैं हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। सो एज का वर्ड यूज हो रहा हो, लाइक का वर्ड यूज हो रहा हो, तो आपने स्ट्रेट अवे उसको सिमली मार करना है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, अब उसने वर्ल्ड को स्टेज करार दे दिया, ठीक है। सो ये मेटाफर है। जब आप एक चीज को कोई दूसरी चीज कह दोगे तो दैट्स अ मेटाफर। सिमली के अंदर आप कहोगे कि इट्स लाइक दैट, इट्स एज ब्यूटीफुल एज दैट, सो वहां पे सिमली होगा। पर्सोनिफिकेशन क्या है मैंने बता दिया,
कि आप क्या करते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी देते हो। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज अगेन, सो द विंड विस्पर नहीं करती, ठीक है, विस्परिंग जो है वो ह्यूमन की क्वालिटी है, ये लिविंग थिंग्स की क्वालिटी है। सो द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज, इट्स अ पर्सोनिफिकेशन, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज आपके पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके पास क्या है कि दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। एक्टिव पैसिव वॉइस में आपने क्या करना होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाना होता है। सो यहाँ पेपर के अंदर दोनों तरह के आपके पास चीजें होंगी, एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्जन होंगे, यानी एक्टिव को पैसिव में भी लेके जाना है और पैसिव को आपने एक्टिव में लेके जाना है। इस तरह की बात भी आपके पास पेपर के अंदर होती है। सो दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। सो ये ऑलरेडी जो है वो पैसिव वॉइस में है और आपने इसको जो है आपने जो है वो इसको पैसिव वॉइस में लेके जाना है। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम यस्टरडे। सो पैसिव था, पैसिव से मैं उसको एक्टिव वॉइस के अंदर ले गया। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, अगेन मैं इसको भी पैसिव वॉइस के अंदर ले गया हूँ। सो पैसिव के अंदर क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट आप करोगे ही विल डिलीवर द पार्सल टुमारो, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड बाय हिम टुमारो, ठीक है। यहाँ पे पार्सल जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो आप पहले ऑब्जेक्ट को रखोगे तो द पार्सल पहले आएगा, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस हैं, पहले भी करवाई हुई हैं। शी सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल, तो यहाँ पे चूंकि सेड यूज हो रहा है और शी है, सो आई जो है जो ये भी शी के अंदर चेंज होगा। तो शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ नॉवल, वाज कैसे आएगा मेरे पास क्योंकि यहाँ पे सेड यूज हो रहा है। सो ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन बी हियर इज द राइट चॉइस। नीचे मेंशन किया शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ नॉवल। ही सेड आई विल गो टू द मार्केट, सो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में आपने लेके जाना है। अगेन याद रखिएगा सेड यूज हो रहा है, ही है, सो आई विल बी चेंज इनटू ही। और आगे जो है वो आप पास्ट में लेके जाओगे उसको। सो ही सेड दैट ही, आई की जगह पे ही आ जाएगा, विल है, सो विल बी चेंज इनटू वुड, ही वुड गो टू द मार्केट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो द बॉय सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सर द बॉय है, अगेन सेड है, यहाँ पे बॉय इज a male, so I will be replaced by he, that the boy said that he can will be changed, said की वजह से can will be changed into could, so the boy said that he could solve this problem. So finding the errors, the next type of questions are कि आपके पास जो है ना सेंटेंस गिवन होगा और सेंटेंस के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा होता है कि आपने ये बताना है कि इसके अंदर एरर जो है वो कहाँ पे है। तो फाइंडिंग द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस, ही डोंट नो हाउ टू स्विम, सो डोंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ही डजंट नो हाउ टू स्विम होना चाहिए आपके पास। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, बहुत इजी है। सो डोंट में मिस्टेक है, करेक्ट आप आपसे करेक्शन का नहीं कहा जाता यूजली, समटाइम बस समटाइम्स इस तरह का भी होता है कि आपने एरर पॉइंट आउट करना होता है कि यहाँ पे एरर जो है वो किसके अंदर है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह से भी आता है कि यहाँ पे तो ऑप्शंस के अंदर ए बी सी डी ई मेंशन है, तो यहाँ पे यूं लिखा होगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सारी बात और ये सारी बात लेट से ई है। तो आपने बताना होगा कि किस में एरर है, तो फिर आप बी को चूज करोगे, मतलब यहाँ पे तो वर्ड्स नीचे मेंशन है। तो सम टाइम्स पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी देखा गया है कि ऑप्शन में वो वर्ड्स नहीं होते बल्कि जो अंडरलाइन करके उनको अल्फाबेट्स अलॉट किए गए होते हैं, उस तरह से भी पूछा जा रहा होता है। तो शी वॉज गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे क्या है, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट होना चाहिए, बल्कि मैं इसको पढ़ी टू द मार्केट गया, तो इसने तो मेंशन को टू मार्केट किया, बस यहाँ पे मिस्टेक है। एवरी वन इज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप होगा, आर तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। सिनोनिम्स हैं और ये वो सिनोनिम्स हैं जो फेज वन के अंदर पूछे गए हैं। तो उसमें से कुछ जो वर्ड्स मुझे करेक्टली स्टूडेंट्स ने बताए थे उनको मैंने ऐड किया है। फो का मतलब क्या होता है आपके पास, एनिमी, आपका दुश्मन। एक्यूट का मतलब क्या है, समथिंग विच इज शार्प है या इंटेंस भी हो सकता है, ठीक है, इंटेंसिटी के लिए भी यूज होता है। तो इंटेंस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास एज वेल। माइजर, माइजर इज समबडी जो कि बहुत ज्यादा कंजूस होता है, जो कि स्पेंड नहीं करता चीजों को, तो स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं। स्क्रूज, यस स्क्रूज आप इसी तरीके के शख्स को कहते हैं कि जो स्पेंडिंग के, जिसको अच्छा आप उर्दू में कहते हैं कि कंजूस मक्खी चूसे, वो वाली बात है। सो जनरल से समबडी के जो कि बहुत ज्यादा काइंड होता है, जब आप काइंड है तो आप लोगों को जरूरी बात है हेल्प आउट करते हैं, आप उनको चीजें देते हैं। केयर फ्री लोग वो होते हैं कि जो बिल्कुल देखते ही नहीं है, बस स्पेंड किए जा रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है उनको। सो स्क्रूज हेयर विल बी द राइट आंसर हेयर। सो एबोर भी पूछा गया है पेपर में फेज वन में। सो एबोर का मतलब क्या होता है, हेट्रेड होता है, किसी के लिए नफरत होता है। सो दिस वाज एन इजी सिनोनिम। सो ये ऑलमोस्ट क्लासेस में पहले भी कवर अप हो चुके हैं। नॉलेजेस हैं, बड़ी सिंपल सी नॉलेजेस पेपर के अंदर आती हैं और आई भी हैं अभी जो फेज वन के टेस्ट हुए हैं।
सो पेन, राइट, ब्रश, पेंट, सिजर्स, कट, रेजर, रब। सो इसमें ऑल ऑफ द अबव क्यों आंसर है, इसको मैंने टाइप करते हुए ऑल ऑफ द अबव इसमें इसलिए ऐड किया है कि देखें आप, अगर कि इसके अंदर जो है आपके पास पेन जो है वो राइटिंग के लिए यूज हो रहा है, सो पर्पस बताया जा रहा है, आगे में पर्पस है, पिछले में वो ऑब्जेक्ट है कि किस पर्पस के लिए यूज होता है। ब्रश पेंट के लिए, सिजर्स कटिंग के लिए, रेजर रबिंग के लिए। तो ये ऑल ऑफ द अबव आर जो रिलेशनशिप जो है वो उसके साथ रिलेट करते हैं। सन, डे, सो ड्यूरिंग द सन, ड्यूरिंग द डे द सन लाइट्स अप द स्काई, ठीक है। सो मून कहाँ पे होता है, सो नाइट में होता है। सो लैंप लाइट तो करता है, स्टार स्काई में होता है, बट ज्यादा रेलेवेंट ये है कि पर्पस बताया जा रहा है यहाँ पे भी कि सन जो है वो ड्यूरिंग द डे निकला हुआ था, तो मून आपको ज्यादातर रात में ही नजर आएगा ना। सो टीचर टीच, सो पर्पस बता रहे हैं यहाँ पे, प्रोफेशन का बता रहा है। सो डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोज करता है, लॉयर जो है वो आर्ग्यू करता है, सो पेंटर पेंट करता है, ऑल ऑफ द अबव। सो सम ऑफ द चॉइसेस इन द नॉलेजेस इन द फेज वन टेस्ट ऐसी भी थी कि ऑल ऑफ द अबव मेंशन था। तो हमने पहले नॉलेजेस बड़ी डिटेल में की हुई है, जिन लोगों ने नई चीजें की हुई वो जाके पिछले लेक्चर्स को देखें, कवर आप वहां से करें, इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैंने आज यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे भी ऐड किए हैं कि स्टूडेंट्स ने कहा मुझे कि जी फेज वन के नॉलेजेस में ऑल ऑफ द अबव वाला भी सीन था, तो मैंने ऑल ऑफ द अबव भी ऐड कर दिया। क्लोज नॉलेजेस के लिए ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स को जाके आपने लाजमी देखना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, प्रपोजिशन इंक्लूड करना फिर आपके पास पेपर में होते हैं, इट वाज वेरी इजी। शी इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मतलब चॉइसेस की जरूरत ही नहीं है, सो आई एम नॉट लुकिंग टुवर्ड द चॉइसेस इवन। तो ही वेंट डैश द रूम विदाउट नॉकिंग, ही वेंट इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग, ऑन टू इन, ही वेंट इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग। अच्छा जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करना है आपने, अगेन पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर के अंदर इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास होते हैं। शी डैश द हाउस बिफोर आई अराइव्ड, शी हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर आई अराइव्ड, अराइव्ड है तो हैड आएगा। द बॉयज प्ले क्रिकेट एवरी संडे, सो बॉयज है तो आगे प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। सो द बॉयज प्ले क्रिकेट एवरी संडे। ही डैश टू द मार्केट यस्टरडे, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। टू द कॉम्प्रीहेंशन, सो पैराग्राफ को करने का एक ट्रिक मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप बेशक पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया करो, फिर यू गो थ्रू द पैराग्राफ, देन यू अगेन गो थ्रू द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। सो आप बेशक उसको इस तरीके से कर लेना। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अकर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू पीपल यूज टू ऑब्जर्व इक्लिप्स सेफली एंड व्हाट ब्लॉक द सनलाइट ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। So now let us read the paragraph. A solar eclipse occurs when the moon passes between the earth and the sun, blocking the sunlight partially or completely. वो ये कह रहे हैं कि सोलर इक्लिप्स तब अकर करता है जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है और वो सन को या तो कम्प्लीटली या तो फिर पार्शली यानी उसका कुछ पार्ट जो है वो उसको ब्लॉक कर देता है उसकी सनलाइट को। अब सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूरज ग्रहण जिसको आप उर्दू में कहते हो। दिस सेलेस्टियल इवेंट कैन ओनली अकर ड्यूरिंग अ न्यू मून फेज। तो ये जो इवेंट है वो कहाँ पे अकर करता है, अकर ड्यूरिंग अ न्यू मून फेज। So first question was when does a solar eclipse occur? So a solar eclipse occurs during a new moon phase होना चाहिए आपके पास, so during a new moon will be the answer here. So people use special glasses to safely observe the eclipse. So special glasses जो हैं वो people they use those special glasses to observe the solar eclipse. So one thing to remember is कि comprehension के paragraph में you should stick to the information which is given in the paragraph. आपने अपने पास information add नहीं करनी है, चाहे वो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दैट इज डिफरेंट डिबेट। बट जो इन्फॉर्मेशन आपको पेपर में गिवन है, जो आपको पैसेज में सॉरी गिवन है, आपने वही उसी के अकॉर्डिंगली आंसर देना। सो ड्यूरिंग अ न्यू मून फेज हियर इज द सोलर इक्लिप्स occurring. So next question was what do people use to observe the eclipse safely? So special glasses का यहाँ पे जिक्र है कि people use special kind of glasses to safely observe the eclipse, ठीक है, ताकि उनकी आई साइट अदरवाइज डैमेज हो सकती है। So next question is what block the sunlight during a solar eclipse of moon? This was written in the first line of the paragraph. कि solar eclipse occurs when the moon passes between the sun, blocking the sunlight partially or completely. So moon is blocking here. So the right answer here is the moon. Other concept related to the literary devices which is asked in the Beriya's phase 1 के जो आपके लाहौर और कराची में टेस्ट हुए हैं, they were alliterations एंड हाइपरबोले। सो एलिट्रेशन क्या होता है कि इट इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनका साउंड जो है वो सिमिलर होते हैं इन टू और मोर, या मिलते जुलते होते हैं इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इन अ सेंटेंस और अ फ्रेज। ठीक है, सो एलिट्रेशन क्या है कि आपके पास रेपिटेशन है, इनिशियल कॉन्सोनेंट उनका सेम है, यानी उनकी जो इनिशियल वर्डिंग है वो मिलती जुलती है किसी भी सेंटेंस में या फ्रेज में, ताकि वो रिदमिक या किस्म का पैटर्न वहाँ पे क्रिएट हो जाए, या वहाँ पे एम्फेसिस जो है वो राइटिंग के ऊपर दिया जा रहा होता है। ठीक है, सो पीटर पाइपर पिक्ड अप
पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, सो दिस इज नोन एज एन एलिट्रेशन। ठीक है, सो एलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि रेपिटेशन होगी वहां पे, इनिशियल कॉन्सोनेंट सेम है। सो अगर आप ये देखो, सो पी पाए, पी पाए का वर्ड जो है वो यूज हो रहा है। सो पी पीक में, पिकल्ड पाए का वर्ड स्टार्ट में इनिशियली, यहाँ पे भी इनिशियली किसी में, ये पाइपर में पाई का साउंड था। ठीक है, पीटर के अंदर पी का साउंड था। सो पेपर्स, पिकल्स जो है वो सिमिलर, इस तरीके का वर्ड जो है वो ये आएगा। सो हाइपरबोले क्या होगा आपके पास? हाइपरबोले इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स और क्लेम्स नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होते। जैसे ये ना कि वो कहते हैं कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। तो अक्सर अम्मी अपने बच्चों को ये कह रही होती है कि मतलब मैं कितनी बारी कहा है, सो मिलियन टाइम्स। सो मिलियन टाइम्स का मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने काउंट करके पूरे मिलियन टाइम्स का, सो लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होगा। सो एम्फेसिस देने के लिए जो चीजें हैं वो यूज होती हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू एलिट्रेशन। फर्स्ट, which are the following an example of alliteration? The stars twinkled brightly in the sky. Sally sold seashells by the seashore. So इसमें काफी सारे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सी है यहाँ पे, सी शेल्स है, देन अगेन सी शोर है, फिर सैली है। uh, हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द डॉग बार्ड लाउडली इन द यार्ड, इसमें तो कोई उस तरीके से कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन नहीं है। ही वाज एज ब्रेव एज अ लॉयन, इसमें भी कोई कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन नहीं है। सो सैली सोल्ड सी शेल्स बाय द सी शोर इज द राइट आंसर, बिकॉज सी की रेपुटेशन आप देख रहे हो कि आपको नजर आ रही है इसके अंदर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एलिट्रेशन। शी सैंग सॉफ्टली अंडर द मून लाइट, इसमें मुझे कोई इतना एलिट्रेशन नजर नहीं आया। द बिग ब्लैक बेयर बिट द बार्क, सो बिग बाय, सो बिट में भी बाय है, स्टार्ट में ब्लैक है, बेयर है, सो बेयर बार्क है। सो बी बा का वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट जो है उनकी रेपुटेशन हो रही है। सो इट्स एन एलिट्रेशन एंड दिस शुड बी द राइट आंसर। Alliteration is primarily used to create humor in a story, to provide factual information, no, add rhythm and emphasis to a sentence. So मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया है कि चीजों के अंदर जो है ना वो रिदमिक या एम्फेसिस देने के लिए एलिट्रेशन को जो है वो यूज किया जाता है। हाइपरबोले मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाइपरबोले लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं और स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए जो है वो उनका इस्तेमाल होता है। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स हाइपरबोले? The cake was as sweet as honey. I am so hungry I could eat a horse. This is a better hyperbole, क्योंकि आप लिटरली तो किसी हॉर्स को नहीं खाओगे ना। ठीक है, सो आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हाउस, वो कह रहा है कि मुझे इतनी भूख लगी कि मैं बहुत ज्यादा खाना खा सकता हूँ। ये इस तरह के मीनिंग्स में यूज होता है हाइपरबोले जो है। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ हाइपरबोले। शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, यही है, क्योंकि कोई इतना भी पुराना तो नहीं हो सकता कि जितने पुराने ये पहाड़ हैं, जो ये जो आपके पास हिल्स हैं, ये जितनी पुरानी है। ठीक है, ही रैन एज फास्ट एज अ विंड, यस यू आर राइट। सो इस तरह की चीजें भी होती हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइपरबोले इन राइटिंग? मैंने बता दिया पहले कि एग्जैजरेशन तो होती है, बट एम्फेसिस या स्ट्रेस देने के लिए या के लिए जो है वो यूज होते हैं। ठीक है जी। अब अगेन लिटरली डिवाइसेस में से आपने बताना है कि क्या सिमिली है या मेटाफर है। द स्नो वाज अ वाइट ब्लैंकेट कवरिंग द ग्राउंड, सो जो सिमिली और अ मेटाफर और अ पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन, तो यहाँ पे एज का या लाइक का वर्ड यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो एज अ मेटाफर जो है वो यूज होगा। सो एज अ लाइक का वर्ड यूज होता है, एज अ सिमिली यूज होता। द ट्रीज डांस इन द विंड पर्सोनिफिकेशन है, ये तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन पे, क्योंकि जब भी ह्यूमन क्वालिटी या प्रॉपर्टी दी जाएगी तो ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, एज का वर्ड यूज हो रहा है, लाइक का वर्ड यूज हो रहा है, तो सिमिली है आपके पास। फिर ये सिनोनिम्स हैं जो कि फेज वन के अंदर कुछ रिपीटेड और मुझे पता चले थे, मैंने ऐड अप किए। सो ट्रिवियल, ट्रिवियल कहते हैं किसी चीज को जो बहुत आम होती है, जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, आप ये कहोगे। सो कॉमन चीज है, तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट तो इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल भी, समथिंग एक्सपेंसिव, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट क्योंकि कॉमन है। डिसीट का मतलब क्या होता है? धोखा देना किसी को। सो ऑनेस्टी इज नॉट डिसीट। ट्रिकरी, यस, आप किसी को ट्रिक करने की, धोखा देने की कोशिश करो। क्लैरिटी, थिंग्स विच आर क्लियर। सिंप्लिसिटी, वो भी चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं। अगेन कुछ प्रपोजिशन है। शी वॉक्ड डैश द रूम एंड सैट डाउन, देखो जब आप रूम की बात करोगे तो इनटू का वर्ड यूज होगा। बहुत से स्टूडेंट जो यहाँ पे सिर्फ इन लगा के भाग जाते हैं, इन नहीं है, शी वॉक्ड इनटू द रूम होगा। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, फॉर द ट्रिप, ऑन और एट, सो द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। ठीक है, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, अगेन वेरी इजी प्रपोजिशन। सो वर्ब्स हैं, बाय नेक्स्ट ईयर शी कंप्लीट्स हर डिग्री, विल हैव कंप्लीटेड अ डिग्री, यही होना चाहिए। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की आप बात बता रहे हो, विल लगेगा
तो अगले साल तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। द किड्स डैश आउटसाइड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, दे वर प्लेइंग, द किड्स वर प्लेइंग, played, are playing. So the kids were playing outside when it started raining. So option number A is the right answer. Option A is the right answer here. So last question, I dash him yesterday at the mall. Yesterday की बात हो रही है, second form of verb आएगा. Very easy. Option A here is the right answer. So I saw him yesterday at the mall. So these were a complete lecture related to the verbal ability. अभी तक phase 1 में जितनी relevant चीजें आई उन सबको मैंने इंशाल्लाह कवर करवा दिया. Do watch this lecture and do practice these things. इंशाल्लाह अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो you will be successful in your verbal ability का जो पोर्शन है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है कि पेपर पैटर्न के अंदर किस आपका जो पोर्शन है यानी क्वांटिटेटिव में से किस किस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपके वर्बल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ऑल बीएस प्रोग्राम्स को भी मैंने अपलोड कर दिया है. सो डू चेक इट आउट एज वेल. Like, comment, and subscribe.